नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार और धन्यवाद आपने मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पर अवसर दिया। अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रारब्ध यूट्यूब चैनल है संदीप जी का। आप उस पर भी उनको देख सकते हैं और अलग अलग चैनल्स पर वो गेस्ट के तौर पर भी आते हैं और आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। संदीप जी, आज मुद्दा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको याद होगा कि 2023 में ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा दिया था कि इस तरह के प्रोडक्ट बेचे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में उन्हें फिर से हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में बोलना पड़ा है और लोगों का आह्वान करना पड़ा है कि आप आए और ऐसा सामान हरगिज ना खरीदें। तो बिहार चुनाव से पहले हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा आपको लगता है एक बार फिर गरमा रहा है? मैम, ये बात सिर्फ बिहार चुनाव की नहीं है, ये बात हमेशा के लिए। हलाल एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, जहाँ पर जैसा योगी जी ने कहा कि पैसा हिंदुओं से ही लेकर भई हम और आप जो भी है, हमारी जनता जो है मेहनत करती है, दिन भर कार्य करती है, मेहनत करती है, फिर क्या करती है? कुछ सामान खरीद के लाती है, परिवार को पालती है। अपना कुछ पैसा जो है इस्तेमाल करती है अपने परिवार को पालने में। बेसिकली हमारी हिंदू जनता यही करती है, बच्चों को पढ़ाती-लिखाती है, जो भी करती है। अगर वो सामान में एक अमाउंट ऑफ पैसा जो है मुसलमान इकोसिस्टम में जा रहा है और वो आपके किसी काम नहीं आ रहा, वो कहीं स्कूल नहीं बना रहे हो, कहीं लाइब्रेरी नहीं बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं? वो आतंकवादियों के केसेस लड़ रहे हैं उस पैसे से, जमात इस्लामी के पास जा रहा है। वो उनके बच्चे जो पत्थर सड़क पे मार रहे हैं, वो उनको बचाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे आपके आसपास जो सब्जी के ठेले हैं या लोग मीट-वीट की बात करते हैं या जो आपका नाई वगैरह की बात करते हैं, ये बातें बहुत पीछे छूट चुकी हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम में ये पैसा वो फंड करके उसको कंट्रोल करते हैं। आप अपने अभी मोदी जी ने चलिए एक सिस्टम निकाला कि यूपीआई का, कि जिसके माध्यम से क्यूआर पे हम ये देख सकते हैं कि भाई कौन है हमारे सर्विस देने वाला। पता चला राजू, बंटी और बन्नू, ये लोग जो हैं, कोई अब्दुल है, कोई रहमान है, कोई वैसे है। ठीक है? तो एक कस्टमर के रूप में भाई मुझे भी तो अधिकार होना चाहिए कि मेरा पैसा जा किसके पास रहा है। तो ये योगी जी ही यह बात कह सकते थे। हलाल जैसी बात को प्रोमिनेंटली कहने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए। देखिए, सबको पता है कि योगी जी कोई फालतू बात तो करते नहीं है, ठीक है? बाकी सेकुलर नेताओं की तरीके से वह जब कोई बात कहते हैं, विद डेटा कहते हैं। वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास ऐसा डेटा है, ऐसी बातें हैं जो हम लोग की जानकारी से परे है। प्लस वो डेली बेसिस पे उनका एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब जैसे कानपुर में दंगा हुआ, मोदी जी आए थे वहां पर इनॉग्रेशन करने मेट्रो का, तो पत्थरबाजी हुई और ये सब हुआ। तो योगी जी ने कहा कि पत्थरबाजी करने वालों के पीछे तो पैसा देने वाला है ना कोई, कौन है वो? तो पता चला वहां पे कोई भाईजान थे जिनका रेस्टोरेंट्स बहुत चलते थे, तो उनको पकड़ा तो देखा कि उनके पीछे कोई और फंडर था। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स डिस्ट्रॉय करने में मोदी जी एकदम सिद्धहस्त हैं कि भाई इनका पैसा कहाँ से आता है। सी एक बड़ी अच्छी इंग्लिश मूवी है, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन। उसमें है कि रिचर्ड निक्सन को कैसे उन लोगों ने इम्पीच किया था, दो जर्नलिस्ट ने, वुडवर्ड और एक और नाम था उनका। तो उस मूवी में ना एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, जब ये लोग फंस जाते हैं अपनी पत्रकारिता के समय में, मतलब ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक पॉइंट पे जाकर रुक जाते हैं, तो इनको एक आदमी हेल्प करता है, उसका नाम था डीप थ्रोट। वो बोलता है फॉलो द मनी। सो ये मूल मंत्र बन गया है कि फॉलो द मनी। अगर आप पैसे के एंगल से जब देखना शुरू करते हैं तो आपको बहुत चीजें और नए तरीके से पता चलती हैं। अभी इन्होंने छांगुर बाबा का नाम लिया, योगी जी ने क्या कर रहा था, वो बाकायदा बताया कि बच्चियों, हिंदू बच्चियों के रेट लगाए हुए हैं कि किस वर्ग की किस बच्ची को अगर आप पकड़ कर ले आओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये जो मुसलमान के लौंडे बच्चे हैं जो सड़क पर अब एक्चुअली वही करते हैं जो हमें पता है। इनके पास महंगी बाइक्स कहाँ से आ रही, इनके पास वो पूरा सिस्टम कैसे आ रहा है फोन देने का, लड़कियों को प्रभावित करने का। ये क्यों स्कूलों के आसपास 2017 में जब योगी जी पहली बार आए थे, सबसे पहला कार्यक्रम उन्होंने चलाया था एंटी रोमियो। बहुत ये फिर लेफ्टिस्ट लिबरल चालू हो गया कि अरे ये क्या तरीका हुआ। उनको पता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हुआ था? दो लड़कियों को दो लौंडों ने ऐसी सड़क पर छेड़ा था और उसके बाद जब भाई आए उनको लड़कियों के उनको बचाने के लिए, तो उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो हुआ, आजम खान ने कैसे क्या किया क्या नहीं किया, वो सब एक अलग कहानी, सबको पता है।
पॉइंट इज कि ये छोटी घटनाएं कितनी बड़ी हो जाती है। मुजफ्फरनगर के साथ दंगा हो जाता है जहाँ 3-3 4-4 महीने तक गांव जल रहे हैं, लोग बाहर हैं अपने घरों पे। यही सब घटनाओं को रोकने के लिए तो एंटी रोमियो स्क्वाड किया गया था। और अब उसके भी पीछे की बात हो रही है कि ये कर कौन रहा है, ये लड़कों को सड़क पे छोड़ कौन रहा है पैसे देकर कि जाओ और हिंदू लड़कियां पटा के ले आओ। ये तो भारत का इस्लामाइजेशन हो रहा है ना, धीरे धीरे शनय शनय। तो हम क्यों नहीं रोकेंगे। और सबसे बड़ी बात इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है अवेयरनेस। आम हिंदू जनता को पता तो चले कि भाई आपके पैसे के साथ, आपकी मेहनत के साथ आप तो अपना परिवार पाल रहे हो। पता चला कि किसी दिन लाहौर और ढाका की तरीके से, कलकत्ता की तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे हो जा रहा है, आपको हवा ही नहीं आपके साथ क्या हुआ। भाई आप आराम से जी रहे हैं, वहां के लाहौर के और पेशावर के लोगों को लग रहा था अरे ठीक है हिंदू बहुल हैं, जैसे भी हैं इन लोग के साथ रह लेते हैं। फिर ये पैसा और कहाँ जाता है, ये बॉलीवुड में जाता है, ये हंसल मेहता जैसे डायरेक्टर के पास जाता है जहां पर वो फिल्म बनाता है राजकुमार राव को लेके शाहिद। शाहिद जैसी फिल्म से हंसल मेहता का करियर चमकना शुरू हो जाता है। क्या दिखाया शाहिद में कि एक मुसलमान वकील है, उसको जेल में डाल दिया गया था, अब वो बाहर निकल के, वो ट्रू स्टोरी पे था, वो बाहर निकल के आतंकवादियों के केस लड़ना शुरू कर देता है और उसको विक्टिम बताया जा रहा है फिल्म के माध्यम से। आप नैरेटिव देखिए, वो आतंकवादियों के केस लड़ रहा है, छुड़ा रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। बाद में उसके ऑफिस में उसकी हत्या हो जाती है तो उसको विक्टिम बना दिया गया। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से तो ये सेकुलर लिबरल मीडिया जो है उसको फंड किया जाता है इस पैसे से। भाई क्यों हाफिज सईद बोलता है कि बरखा दत्त जो है बड़ी बड़ी बढ़िया जर्नलिस्ट हैं जी। इतने सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे देश के जो पहले बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं, पूरी की पूरी जमात अमेरिका में बैठी हुई है। वहां बैठकर वो क्या कर रहे हैं, कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, किसने बुलाया उनको, और वहां जाकर वो क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जो काम करता है क्या उसके बाद जाकर बचा खुचा काम वो पूरा कर रहे हैं। मैम वो लोग अभी जैसे उसमें लखनऊ के शीतल पी सिंह जी भी हैं। ये जब सीए एनआरसी का दंगा हो रहा था लखनऊ में, जो योगी जी ने कंट्रोल कर लिया, उसमें 2-4 कम्युनिस्ट थे और कुछ लोग थे कांग्रेसी थे जो सड़क पे दंगा करते हुए पकड़े गए, जिनके चेहरे पोस्टर्स पे टांग दिए गए, उनको अपने चैनल पे बुला के बैठ के इंटरव्यू करते रहते हैं पी सिंह जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कौन था क्या था। अच्छा ये लोग इतने अमीर हैं कि 1.5 महीने से अमेरिका बैठे हुए, इतना पैसा है, करोड़ों रुपए का खर्चा होगा कम से कम। लास वेगास घूम रहे हैं पाठक जी और 2-4 लोग, इतना पैसा ये फंडेड है। ये तो यूएस फंडेड है, इसमें कोई, ये वेरी प्रो केजरीवाल है। जब से केजरीवाल की सरकार के बेचारे दिल्ली में बैठ के करें क्या, इंडिया गेट पे बैठ के दिवाली थोड़ी देखेंगे, उससे तो दिल में आग जल जाएगी ना इनके। तो दिवाली छोड़ के अमेरिका में बैठे हुए, सोचिए दिवाली पे आदमी घर में रहता है, परिवार में रहता है, दीपावली छोड़ के लोग अमेरिका में बैठे हो। फंडेड है, वो कास्ट पे काम कर रहे हैं कि कैसे कि ज्यादा से ज्यादा कास्ट डिवीजन किया जा सकता है। अभय दुबे बैठे हुए सीएसडीएस वाले, ये सब इसी इकोनॉमिक सिस्टम से फंडेड रहते हैं। क्या जमात इस्लामी वाले, जकात वाले, ये जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है, हाई ये मासूम है, हल्द्वानी में रोहिंग्या मासूम है, ये नैरेटिव कौन बनाता है, कौन फंड करता है इनको। कपिल सिब्बल का आप सोचिए कि 2004 में उन्होंने जो, चूंकि वो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर भी हैं, तो वकील होने के नाते उनको नहीं, नेता होने के नाते और चुनाव लड़ने के नाते उनका एफिडेविट भरना है कि भाई ये मेरी इनकम है। 15 करोड़ की आमदनी थी या कुछ हैसियत थी 2004 में, 35-40 करोड़ के हो गए 2009 में, और 2014 आते आते 115 करोड़ के आदमी हो गए, और अभिषेक मनु सिंघवी तो 1800 करोड़ के आदमी हो गए। तो किसके केस लड़ते हैं, जमात इस्लामी के केसेस तुरंत सुन लिए जाते हैं, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है। तो भाई ये पैसा कहाँ जा रहा है, हमारी आपकी वक्फ पे बैठ के जो है जमीनें कब्जा की जा रही है, और उनको पूरा कानूनी तंत्र जो है ये जकात हलाल के ही पैसे से फंड किया जाता है। अब इनको अरेबिया से, सऊदी से, यहाँ से वहां से पैसे की आवश्यकता नहीं है, भारत में ही, भारत की इकोनॉमी से इतना पैसा ये अर्न कर ले रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि अरे दिवाली पे तो हमने दुनिया को दिखा दिया, हमने 7 लाख करोड़ का धंधा किया, ये किया, बिजनेस किया। कितना पैसा हलाल सिस्टम में गया है अंदाजा है, इसको रोकने की आवश्यकता। और ये मैं बताऊं, मैं भारतीय बिजनेसमैन और भारतीय यंग एंटरप्रेन्योर्स को कह रहा हूं, ये आपके लिए आज एक मौका है। क्रिएट अ डिफरेंशिएशन वेयर यू कैन अर्न फ्रॉम द हिंदू इकोनॉमी। बहुत बड़ा मार्केट है ये, मीट मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है आपका, नाई का, ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि भैया मेरा पैसा मेरे सिस्टम में जाना चाहिए, इनके सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूँ, एक बार आपका पैसा हलाल इकोसिस्टम में किसी मुसलमान के हाथ में गया, वो घूम फिर के वापस हिंदू के पास नहीं आता, वो नहीं आता। उनको जो काम चाहिए, जो सामान चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, उनकी सारी चीजें अंदरूनी चलती रहती है, वो भंवर है।
और वो हिंदू के पास तभी आता है जब हिंदू अधिकारियों को ब्राइब करके उनको अपना इस्लामिक एजेंडा पुश करना होता है, या किसी सड़क पे दुकान कब्जा करनी होती है, जमीन कब्जा करना होता है, या कुछ भी करना होता है, वो तभी वो पैसा आता है। संदीप जी, जैसे कि आप ये देखो कि 25,000 करोड़ रुपए सालाना हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए कमाए जाते हैं। 25,000 करोड़ का लेन देन होता है और ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इसको लेने में तो बड़ी बड़ी कंपनियां की होड़ लगी हुई, टाटा से लेकर अडानी से लेकर पतंजलि तक का नाम इनके लिस्ट में है। और जो सर्टिफिकेशन देते हैं ये कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना ये राज्य सरकार के साथ रजिस्टर्ड है, ना ये केंद्र सरकार के साथ इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। और ये पैसा है, इसका कोई लेखा जोखा ही नहीं, कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है, कोई ऑडिट ही नहीं है। तो ये तो अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है ना। इस तरफ ही तो ध्यान दिला रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। सोचो कि 25,000 करोड़ रुपए हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। मैम ये संख्या, ये फिगर तो मुझे लगता है कि बहुत कम है, ये और इससे ज्यादा होगी। और सबसे जरूरी बात जो आपने बताया कि जिन एजेंसीज को ये पैसा मिलता है उसका हिसाब किताब क्या है? क्या कोई ऑडिट हो सकता है? कोई सरकार उससे ऑडिट कर सकती है? नहीं। जब एफसीआरए कानून को थोड़ा और स्ट्रांग किया गया था अमित शाह जी द्वारा या बाकी केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, तो सबसे पहले ये बस कुछ नहीं किया गया था, ये पूछा गया था जिन एनजीओ को बाहर से पैसा आया था कि भाई साहब अपना हिसाब किताब दे दो। तो पता चला कि 70% लोग बंद करके चले गए, हिसाब ही नहीं देना चाह रहे थे। एनजीओ बंद कर दिया लेकिन हिसाब नहीं दिया। तो हिसाब किताब करना तो सरकार अगर, और ये सबसे बड़ी बात बताऊं, ये इशू ये है ना कि योगी सरकार ने, योगी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बैन किया, हलाल सर्टिफिकेशन को। ये केंद्र के अंदर आना चाहिए, कॉन्करेंट सब्जेक्ट होना चाहिए कि इस पर केंद्र का भी दखल हो, इसको राज्य सरकारों द्वारा इंप्लीमेंट कराया जाना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, विशुद्ध रूप से इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। क्योंकि इसी पैसे से नेपाल बॉर्डर पे और हर बॉर्डर पे जो है मस्जिदें और दरगाह, और उत्तराखंड में जंगलों में दरगाहें बनाई जा रही हैं। भाई अगर आप एक दरगाह बनाते हो, एक कमरा बनाते हो, कुछ नहीं, 1,00,000-1,50,000 रुपए का खर्चा होता है। बिल्कुल। कौन कर रहा है ये खर्चा? क्यों कर रहा है ये खर्चा? क्यों कर रहा है? रीजन क्या है? मस्जिदें क्यों बन रही है नेपाल बॉर्डर पे, बहराइच के आगे, रुपैडिया, नानपारा? हमने तो बचपन में देख रखा है, क्योंकि वहां पे रहे कभी। गोरखपुर बॉर्डर कितना पोरस रहा है नेपाल का, वहां क्यों बनाना है तुमको मस्जिद? तो ये माफिया था, बबलू श्रीवास्तव, उसकी किताब थी अधूरा ख्वाब, राइटर भी बन गए वो भाई साहब। उन्होंने लिखा अपनी किताब में सिलसिलेवार तरीके से कि भाई साहब हम यहाँ कांड करते थे, किडनैपिंग करते थे, नेपाल भाग जाते थे, और नेपाल में सारी एजेंसीज, पाकिस्तान का पूरा आईएसआई नेटवर्क सब था। तो आप मस्जिदें, आप सोचिए, ये प्री डिमोनेटाइजेशन उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर पे एसबीआई बैंक के एटीएम से नकली नोट मिलते थे, जो पुराने वाले नोट थे। तो कहां से आ रहा था? वही काठमांडू से आया नकली नोट, यहाँ के ब्रांचेस में उधार दिए गए, फिर वो इकोनॉमिक सिस्टम में आ गया हमारे यहाँ। कितने नकली नोट घूम रहे थे, किसी को अंदाजा ही नहीं। डिमोनेटाइजेशन क्यों करना पड़ा? इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, और हलाल इकोसिस्टम पर अब बिल्कुल प्रहार करने की आवश्यकता है। और यह प्रहार सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है, खरीदार की भी जिम्मेदारी है, और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी हिंदू जनता को एक ऑल्टरनेटिव दें, ताकि हिंदू जनता को मजबूरी ना में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स ना लेना पड़े। भाई साबुन, तेल, क्रीम, कंघी, दंत मंजन तो कोई भी बना सकता है ना आज के समय में। कितना बड़ा काम है। आप लखनऊ, ये सीमैप, सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं जो ये प्रोडक्ट बना के रखे हुए। आप लाइसेंस लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, चालू कर दीजिए अपना काम। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं। छोटी छोटी चीजें आप खुद बना सकते हैं, और प्राउडली आप कहिए कि भैया ये हिंदू के लिए है, बात खत्म। मुसलमान तो वैसे भी नहीं लेगा, चिंता मत करिए, वो नहीं लेगा। उसको बहुत क्लियर पता है कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। आप देखती होंगी होता क्या है, एक दो पार्टीज में या सेकुलर लोगों में ना होता है, सेकुलरिज्म में क्या होता है कि एक बंदा तो आपको मुसलमान रखना ही रखना है ग्रुप में, ठीक है, और जब आप उसको रख लेते हैं तो उसको बुरा ना लग जाए, आपके 24 घंटे खोपड़ी चलने लगती है, यार उसको बुरा ना लग जाए। और वो आपके साथ पार्टी में गया है, आप नॉनवेज खा रहे हैं, नहीं खा रहे, क्या वेज खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता, यू आर गोइंग। ये मैं यंगस्टर्स की बात बता रहा हूँ। वो कहेगा यार यहाँ हलाल मिलता है कि नहीं, तो बाकी हिंदू जनता की दिक्कत होने लगती है, अरे भाई साहब इनको हलाल चाहिए। भाई तुम मत खाना एक दिन नॉनवेज, चुपचाप बैठ के वेज खा, पार्टी कर जा। नहीं, दे विल इंश्योर हाउ मच इकोनॉमी दे गिव, कितना पैसा दे दे रहे हैं वो किसी चीज को कि हलाल करना ही करना है। मैक्सिमम इकोनॉमी तो हिंदू की दे है ना, हिंदू की देन है। और ये जो त्योहारों पर खरीद है, या हम और आप जानते हैं कि ये, इनको कुंभ में क्यों जाना है तुमको धंधा करने, कितनी आग लगाई थी इन्होंने कि कुंभ में हमको अलाउ नहीं कर रहे, कुंभ में
क्यों भाई, कुंभ के इकोनॉमी से तुमसे क्या मतलब? वो पैसा हिंदू की जेब से जो निकला मुझे अपनी जेब में लेना, ये मेरा काम है। ये इनका इकोसिस्टम इनको बताता है। ये फ्राइडे को जो होता है ना, वो सिर्फ वहां जाके नमाज नहीं पढ़ी जाती है, सारी चीजें डिस्कस होती हैं कि अब आपको क्या करना है, इस समय में क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको एक्सपेंशन कैसे करते रहना है। शाहीन बाग में जो चल रहा था वो तो बाकायदा फंडेड था, बिरयानी चल रही थी, कौन फंड कर रहा था, कहां से आ रहा था वो पैसा? लखनऊ में मैं तो खुद जाके वहां पे हमने देखा, जब हुसैनाबाद के पास में योगी जी ने उस पे मतलब ये भी यहाँ भी कोशिश हो रही थी कि हम यहाँ भी एनआरसी और सीए के अगेंस्ट में प्रदर्शन करेंगे, तो गद्दे वद्दे लग गए, शामियाना लग गया, तंदूर जलने लगे, सब होने लगा। पुलिस ने पानी डाल दिया, क्योंकि पार्टी करने थोड़ी आए हो भाई सर, धरना देने आए हो ना, ठंड में बैठो धरना दो। गद्दे वद्दे सब पे पानी डाल दिया, दूसरे दिन कोई दिखा नहीं, सब घर के अंदर। सो इशू इज की दे आर वर्किंग टायरलेसली ऑन अ डेली बेसिस। साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा हब कहाँ है? नू मेवात में साइबर थाने पे क्यों दंगा हुआ? यूपी में कई जगहों पर ये कार्य हो रहा है। छांगुर तो एक नाम है, कैसे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ये लोग। यह योगी जी, देखिए अब एक छोटी सी बात कहूंगा, योगी जी जैसी क्रेडिबिलिटी वाला आदमी ही जब कोई ये बात कहेगा ना, तब हिंदुओं को थोड़ी सी समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। वी शुड नो। आप मालदीव का बायकॉट कर सकते हैं, आप इस समय अजरबैजान और तुर्की का बायकॉट कर सकते हैं, तो आप देश के अंदर भी बायकॉट कर सकते हैं। क्या ही समस्या? बॉलीवुड को ध्वस्त कर दिया ना आपने बायकॉट करके। क्योंकि आप खाने पीने का जो सामान है इसका बायकॉट कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन मिले। आप ये देखो कि जितने भी आपके ऑनलाइन ऐप्स है जहां से आप सामान मंगवा सकते हो घर बैठे हुए, वहां से जितना सामान आता है सबके ऊपर हलाल ठप्पा होता है। तो फिर आदमी जाए कहाँ, क्या खरीदे? कोई भी चीज बची हुई नहीं है। जैसे कि मैंने आपको नाम गिना कि पतंजलि तक के सामान पर भी वो ठप्पा है, टाटा अडानी सब लोग जा रहे हैं वो ठप्पा लेने के लिए। तो आप सोचिए कि ऑप्शन क्या है। आदमी चाहे उसका बायकॉट करना तो कर सकता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ऑप्शन भी तो देना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल सही बात है, और दैट्स वेयर द इंडियन एंटरप्रेन्योर शुड कम इन एंड टेक दिस मार्केट। इट्स योर टाइम। भाई आपको मोदी सरकार मिली है, आपको योगी सरकार, भाई अखिलेश के कार्यकाल में कैसे ये लोग जो है आगे बढ़ते जाते हैं, सारा इकोनॉमिक सिस्टम पे कब्जा करते जाते हैं, क्योंकि उनके मन की सरकार है। आपके मन की सरकार है तो आप भी ये कार्य करो ना, अपना आर्थिक सिस्टम डेवलप करो। क्या नौटंकी लगा रखी है कि 3 साल 4 साल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बैठे हुए जीवन पास कर रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है वहां पे, जहाँ पे 50 लाख बच्चे डेली एग्जाम दे रहे हैं, साल में एग्जाम दे रहे हैं, निकलने वाले खाली 1000 2000 5000 10,000 मैक्सिमम 50,000 लेट से। तो 99% का तो नहीं होना है ना भाई। तो क्यों वहां जा रहे हो? 4 साल इधर मेहनत करो, जमीन पे मेहनत करो, कुछ काम करो, अपने आसपास देखो कितना ज्यादा मार्केट है, कितने लोग हैं टू सर्व। आप कस के निकलोगे भैया मैं हिंदुओं के लिए सामान बनाता हूँ, देखिए कैसे खरीदार आएंगे आपके पास। ये आपकी जनता आपको बार बार बता रही है। ये जनता ने बॉलीवुड की फिल्में देखना बंद कर दिया, तेलुगु फिल्मों को हिट कराती, क्योंकि उसमें उनको अपना आराध्य दिखता है, उसमें उनको ये दिखता है कि उनके आराध्य को थोड़ी सी इज्जत मिल रही है। अपना कष्ट, आप सोचिए कश्मीर फाइल जैसी फिल्म इसी पब्लिक ने हिट कराई थी ना। कौन देखता है डार्क और दुखी यारी फिल्में? कभी नहीं देखी। वामपंथियों की इच्छा, एकदम लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स की, वो तड़प के रह गए कि यार हमारी ना ये डार्क और इस तरीके की चीजें आप देख लो, नहीं देखी, लेकिन कश्मीर फाइल देखी पब्लिक ने। सो पॉइंट इज पब्लिक तैयार बैठी, द कस्टमर इज रेडी, आर यू विलिंग टू सर्व, डू यू हैव समथिंग एल्स टू ऑफर? जो आप कह रही सबसे बड़ी बात आपने कही कि गिव अस एन ऑप्शन, वी आर रेडी। कपिल मिश्रा जी जो दिल्ली में मंत्री हैं, उन्होंने एक हिंदू इको सिस्टम करके पूरा बनाया है मंच। नाउ इज द टाइम। ये पूरी तरह, और ये इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, टेक इट, इट्स ऑल फॉर हिंदू एंटरप्रेन्योर्स टू टेक। और गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं, आपके ओडीओपी के प्रोडक्ट्स हैं, आपके मैन्युफैक्चरर्स पड़े हैं, वेंडर्स पड़े हैं, यू बिकम दी जेप्टो, यू बिकम दी आप अभी मैं नाम लेना चाहूंगा, काफी अच्छा काम करती हैं स्वाति गोयल शर्मा जी हैं, और संजीव नेवर हैं, सेवानाय कुछ करके है उनका फाउंडेशन। वो लोग, मैं अवेयर इसलिए ये नाम इसलिए ले रहा हूँ, और आपके चैनल का मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा फायदा भी उठा रहा हूँ आज, कि ये हमारी हिंदू जनता को जानना जरूरी। जो लोग इस बारे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो हिंदू नाइयों के साथ काम कर रहे हैं, गाजियाबाद में कुछ शॉप्स हैं, टेलर के साथ काम कर रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग इन कि हाँ भी चलो काम करो, हम तुमको बिजनेस दिलाएंगे। एप्स डेवलप करिए, बहुत बड़ा बिजनेस है, करिए प्लीज करिए। आपके हिंदू पूजन भंड, आप सोचिए पूजन का जो सामान है कितना बड़ा मार्केट है, वो क्यों मुसलमानों के पास जाए? अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। काम करिए। इस समय तो ऑनलाइन ई कॉमर्स है, उसका पूरा फायदा उठाइए।
तो इस समय ऑल्टरनेटिव देने की बात है। जो काम वो कर रहे हैं कम से कम वही करने की आवश्यकता है। फिलहाल तो कांटे से अगर हमें इतना अवेयरनेस आ गया है, हमें पता है कि उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो हमको अपना इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट करने के लिए हम वो काम तो कर ही सकते हैं। योगी जी ने जो एक तरह से फिर से इस मुद्दे को उठाया है, उसके चलते तो अभी आप देखो ये जो लेफ्ट लिबरल जमात है इसमें भी रोना धोना शुरू हो जाएगा। बोलना ही शुरू हो गए हैं वो जमीयत उलेमा हिंद वाले कि ये सब क्या हो रहा है। हम क्योंकि पहले भी ये बात आई थी कि सामान हिंदुओं से खरीदो, तीज त्योहार पर हिंदुओं से सामान खरीदो, किसी और से ना खरीदो। पीएम मोदी अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, कहते हैं कि किसी भी भारतीय का खून पसीना लगा हो वो सामान खरीदो, तो वो तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं ना। यहाँ तो सिर्फ बात मुसलमानों की हो रही है ना, इस्लामीकरण ही तो हो रहा है ये सब चीजों का। तो आपको लगता है कि इसका कुछ असर होगा? और ये जो बिहार विधानसभा चुनाव है इससे अगर जोड़कर देखा जाए तो आपको लगता है कि वहां पर इसका कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, बिहार में जो जातीयता, मेरे बहुत सारे दोस्त बिहार के हैं और मैं उनका संघर्ष जानता हूं। और बिहार का जो, लेट्स से एक छोटी सी बात और, जो मुसलमान वोट बैंक है, मैं मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम जनता की बात नहीं कर रहा हूं, इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली भारत के एक बहुत बड़े राजनीतिक पावर हाउस की बात कर रहा हूं, दैट इज मुस्लिम वोट बैंक, जो रातों रात कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, जिसको हराना है, किसको करना है, ये उनका वेल ऑयल्ड सिस्टम है। उसकी फंडिंग कहाँ से होती? और ये मुसलमान वोट बैंक आपको देता क्या है? आपको एक से एक भ्रष्टाचारी अय्याश नेता देता है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ हिंदू जनता पर नियंत्रण बनाए रखना है। और मैं आपको एक बात कहूँ, एक हमारे गुरु हैं श्री आनंद राजाध्यक्ष जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मुसलमान वोट बैंक या जो मुसलमान पॉलिटिकल सिस्टम है वो उन हिंदुओं को कंट्रोल में करता है जो सारे हिंदू जनता को कंट्रोल में कर सके। सो दिस इज व्हाट दे डू। और इसका ये पूरा फंडिंग ये बिना अर्थ के नहीं हो सकता। ये कहां से चलता है? ये पैसा कहां से जाता है? बिहार चुनाव की बात है, आपको जातियों में विभाजित करने के जितना नैरेटिव चलता है, उसके पीछे क्या कोई आपको लगता है कि जो लोग अपना डेली घर पाल रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, वो जाके सब बहस कर रहे हैं? नहीं। कि लेफ्टिस्ट लिबरल्स को फंड कौन करता है? वही जो हमारी बात, ये नैरेटिव कौन चलाता है जातियों में बांटने का? ये मुद्दे कौन बनाता है कि कौन सी दलित की हत्या मुसलमान ने कर दी तो उस पर चुप हो जाना है, और दलित की हत्या सवर्ण ने कर दी तो उसको उस पर आग लगानी है, ओबीसी ने कर दी तो थोड़ा बोलना है, दलित तो दलित आपस में हो गया तो कुछ नहीं बोलना है। ये सब कौन तय कर रहा है? ये पीछे कौन बैठा हुआ है? किसका घर चल रहा है? उससे कौन चला रहा है उनका घर? ये सारा पैसा ये जकात और हलाल के माध्यम से। और भाई जो इन्वेडर्स हैं, जो यवन रहे, मलेच्छ रहे, उन्होंने तो भारत को सदैव बांटने का कार्य किया, तो वो कार्य तो आज भी कर रहे हैं। 47 के बाद आपको क्या लगता है कार्य खत्म हो गया क्या? नहीं। इंडिया इज अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट फॉर देम। ये तो 47 में जिन्ना बोल के गया कि आधा ले लिया है और बाकी भी बचा हुआ है। ये देवबंद बरेलवी हैं, लखनऊ यूपी वाले, इनका आपस में टसल क्या था पाकिस्तान बनाते समय कि यार तोड़ लोगे पर एक एक कह रहा था नहीं भारत में रह के भारत पे कब्जा करो, दूसरा कह रहा नहीं जितना हिस्सा मिल रहा फिलहाल ले वो ले लो। ये टसल है दोनों का। ये नहीं था कि हमें चूज करना है कि हमें भारत में रहना, हमको तो हिंदुस्तान में रहना। आप देखिए इनके मुंह से भारत शब्द नहीं निकलता, हिंदुस्तान ही निकलेगा। भारत से हिंदुस्तान सेकुलर है कि नहीं है? सेकुलर भाई नहीं बनना सेकुलर। मुझे सेकुलरिज्म इज प्योर एंटी हिंदुइज्म। सेकुलरिज्म नाम के मुखौटे के पीछे आप लोग सिर्फ और सिर्फ एंटी हिंदुइज्म का काम करते हो और कुछ नहीं करते। तो हमें मत सेकुलर बनाओ प्लीज। राशिद अल्वी जी, अपना सेकुलरिज्म अपने पास रखो। सेकुलर है इसलिए ये नहीं होना चाहिए, सेकुलर है इसलिए वो नहीं होना चाहिए। अरे मैं कस्टमर हूं, कस्टमर इज द किंग। मुझे डिमांड करना है कि मालाबार गोल्ड का मालिक मुसलमान है, मुझे पता होना चाहिए। या जो कल्याण ज्वेलर है या जो भी ज्वेलर है या जो भी कोई कंपनी है, अगर वो अपने ओनर का नाम लिख सकती है, मैं डिमांड करता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि एज अ कस्टमर आई वांट टू नो कि मैं जो सामान खरीद रहा हूँ उसका ओनर कौन है। अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा जा सकता है, कंपनी की डिटेल्स लिखी जा सकती हैं, सब कुछ लिखा जा सकता है, तो आई वुड लाइक टू नो कि मैं जिस दुकान से सामान लेने जा रहा हूँ, बड़ा ब्रांड लेने जा रहा हूँ, कुछ भी लेने जा रहा हूँ, उसका ओनर कौन है। आई वुड लाइक टू नो। क्या दिक्कत है? आप सोचिए गोरखनाथ पीठ है, एक मंदिर है, पीठ है, और जाहिर सी बात है उनका अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम है, वो चल रहा है, उसके कॉलेजेस हैं, उसके हॉस्पिटल्स हैं, उसकी दुकानें हैं, सब कुछ एक वेल ऑयल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। तभी तो आज हमको योगी आदित्यनाथ जैसा इंसान मिला। हिंदू अपने इंस्टीट्यूशन रन कर सकता है। हमने आज श्री राम मंदिर बना है, श्री राम लला का, तो वो तो न्यास ने बनवाया ना, उसमें हिंदुओं के चंदे से बना है। तो हम अपना सिस्टम बना सकते हैं। और एक मंदिर बना, आप देखिए पूरे पूर्वांचल यूपी की काया पलट गई, पूरा अयोध्या आज अयोध्या हो गया, अयोध्या जी हो गई। तो हम तो अपने, और हमने किसी का नुकसान तो किया नहीं।
हमारे यहाँ क्या है, दर्शन इकोनॉमी है कि हम दर्शन करने जाते हैं भगवान के, किसी भी ज्योग्राफी में किसी भी समय किसी भी जगह जा सकते हैं। हम ऐसे अपना टूरिज्म कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग कर रहे हैं, धार्मिक टूरिज्म ही कर रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं क्या? किसी का नुकसान कर रहे हैं? नहीं। ये सनातन का अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ और बहुत शानदार इकोनॉमिक सिस्टम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संदीप, क्योंकि जिस तरह से सनातन में भी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है, उसी को सुदृढ़ करने की जरूरत है। और योगी आदित्यनाथ ने जो लोगों को एक मैसेज दिया है, उस मैसेज पर भी अमल करने की जरूरत है, और साथ ही साथ ऑप्शंस भी देने की जरूरत है, ताकि जो लोग बहिष्कार करना चाहते हैं हलाल आइटम्स का, कम से कम उनको दूसरा विकल्प तो मिले कि वो उसको खरीद सके। तो चलिए, ये मानकर चलते हैं कि एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम।